कि 12th में हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम हुए, मैं मैथ्स में फेल। ठीक है। हमारे हाफ ईयरली हुए, मैं मैथ्स में फेल। हमारे फर्स्ट प्री बोर्ड हुए, मैं मैथ्स में फेल। हमारे सेकंड प्री बोर्ड हुए, मैं उसमें भी मैथ्स में फेल। तो उन्होंने बोला तू खुद ही मिलेगा अपने एडमिशन के लिए, किसी बड़े को बुला ले। रायना में था ना कि जब वो शुरू में चंदा मांगने जाता है और वो जोया को देखता है तो कहता है कि ऐसा लगा कि बनारस भर की भांग जो है हमारे दिमाग में चढ़ गई और साला एक पल में ही जवान हो गया। तो मैं कहा मैडम मेरी एप्लीकेशन वापस कर दो। तुम लोगों की इच्छा ये होती है कि मास्टर बिना फीस के पढ़ा दे, जब देने के लिए पैसे नहीं होते तो आते क्यों हो पढ़ने। ये उनका सर सीधा स्टेटमेंट था, एग्जाम दोबारा करवा दो। अच्छा करवा दो। हाथ जोड़ के आते थे सर, गिड़गिड़ा के आते थे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube पॉडकास्ट चैनल पे, जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। इस बार एक ऐसे शख्स को बुलाया गया है जिनको जब से मैं जानता हूं अपनी लाइफ में, वो मस्त मौले टाइप के हैं। इस सारे पॉडकास्ट में हम इन सारी बातों का जिक्र करेंगे, कैसे कैसे करके चेंज आते हैं लाइफ में, कैसे प्रोफेशन हम जो डिसाइड करते हैं उसमें हम लोग आगे सर्वाइव कर पाते नहीं कर पाते, या फिर भगवान कहते हैं कि ना बेटा ना, तुम इस चीज के लिए नहीं बने हो, तुम एक काम करो इस वाली लाइन में चलो, पैडल वाली में, शायद ज्यादा अच्छा अर्न करोगे। तो इस सब से जुड़ी हुई कहानी आज हम आपके सामने लेके आए हैं डॉक्टर पंकज राजपूत। थोड़ा सा पहले जानते हैं कि ये अभी क्या कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे कहानी को आगे बढ़ाएंगे। और बने रहना, ये पॉडकास्ट बहुत बढ़िया और बहुत मजेदार होने वाला है। जी सर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर पंकज राजपूत है और करंट में मैं रेवाड़ी हरियाणा के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट है लक्षित कैरियर इंस्टीट्यूट, उसमें एज अ केमिस्ट्री फैकल्टी फॉर नीट एंड जेई फैकल्टी की तरह काम कर रहा हूं। और उससे पहले मैं जयपुर में था, जयपुर से रिसेंटली 6 मंथ्स पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। तो देखिए, ये है एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि सर अभी कहाँ पढ़ा रहे हैं। अब यहाँ 6 महीने हुए पढ़ाते हुए, इससे ये मत सोचना कि इनको 6 महीने का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस इनको बहुत है, उम्र पे मत जाओ। रेवाड़ी में पहुंचे हैं, उसके पीछे क्या कारण रहा है, इससे पहले कहाँ थे, उससे पहले कहाँ थे, हमारी मुलाकात कैसे हुई, सारी बातें इस पॉडकास्ट में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सर का थोड़ा सा बैकग्राउंड, यानी कहानी को बिल्कुल पीछे लेके जाते हैं सर की स्कूल लाइफ से। सर ने कहा है कि शुरू से शुरू करना है तो थोड़ा और पीछे, स्टार्टिंग से शुरू करते और पीछे जाते हैं। जब मैं 5 साल की उम्र में था तब से बात करते। 1996 में मेरे जो पेरेंट्स थे वो हरिद्वार शिफ्ट हुए। मेरा अपने ननिहाल से थोड़ा सा ज़्यादा लगाव था तो मैं नानी के पास ही जनरली रहा करता था। मेरा एडमिशन भी वहीं आरएसएस का जो स्कूल अपने सरस्वती शिशु मंदिर होता है उसी में, क्योंकि मेरे नानी के घर पे मेरे मौसी मेरे मामा सब वहीं पढ़े हैं तो मैं भी वहीं पढ़ता था। वहाँ 2 साल मैं पढ़ा तो वहाँ ये किंडरगार्टन्स तो होते नहीं हैं, वहाँ शिशु और प्रथम से स्टार्ट हुआ। तो मैंने वहाँ शिशु पढ़ा, मैं प्रथम में आया। जब घर वाले यहाँ आके मम्मी पापा स्टेबल हो गए तो उनको लगा कि बच्चे को यहाँ लाना चाहिए। दिव्य योग आश्रम के पास स्कूल है संत रघुवीर सिंह, उसमें एडमिशन कराया गया, मेरा भी मेरी बहन का भी। एडमिशन कराने का एक कारण ये भी था क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर जो था वो प्योरली हिंदी मीडियम था। मीन्स हिंदी मीडियम, अब आज के बच्चे अगर उस हिंदी मीडियम को जो सरस्वती शिशु मंदिर या विद्या मंदिर में नहीं पढ़ते वो नहीं समझ पाएंगे। वहाँ गिनतियां भी हिंदी में लिखी जाती थी। बहुत लोगों को, आज की जनरेशन को सर पता भी नहीं होगा कि कैसे गिनतियां लिखी जाती हैं। थोड़ा सा ये भी डाउट होता है कि बच्चा गाँव से आया है, बिल्कुल शहर में चल पाए ना चल पाए। तो एक ट्यूशन वाले भैया भी ढूंढे गए जो हमको घर पे आके ट्यूशन पढ़ाएंगे, मुझे और मेरी बहन को। तो भैया ने मेरी मम्मी से एक दिन बैठ के कहा कि भाभी जी इसका एडमिशन तो आपको डीएवी में कराना था। अब माँ होती है, मम्मी को चढ़ गई एडमिशन डीएवी में कराना है। पिताजी राजी नहीं थे इस चीज़ के लिए क्योंकि पैसा पहले लग चुका था, उतनी सैलरी भी नहीं थी। बिल्कुल। तो मम्मी ने अपना कुछ सेविंग्स थी वो निकाल के, अब मुझे तो याद नहीं लेकिन मम्मी ने कुछ अमाउंट अपने सेविंग्स का निकाल के जो है पिताजी को दिया कि भाई इसका एडमिशन कराओ। वही था, थोड़ा फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट था तो किसी एक का ही कराया जा सकता था। तो प्लानिंग यही थी कि पहले मेरा कराया जाए, फिर 2-4 साल बाद बहन का भी हो जाएगा। जो भैया हमको पढ़ाया करते, सोनू नाम था उनका, कनखल के थे, भगवान उनका भला करे। आप ये समझिए एक इंसिडेंस था जिसमें हमको ये कहा गया था कि यू नीड टू ब्रिंग अ स्केल टू द स्कूल। आई वॉज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ स्केल मीन्स, क्योंकि हमने तो हिंदी में पैमाना पढ़ा था। तो अब घर पे आके मैंने मम्मी को बताया, मैं एक्चुअली स्केल को स्केच समझा। अच्छा। तो मैंने मम्मी को आके कहा कि स्केच मंगाया है स्कूल में। मम्मी ने पापा को बोला, पापा ने 2 स्केच ला दिए, एक काला एक नीला। मैं अगले दिन लेके स्कूल पहुंचा। अब स्कूल में बच्चे जो हैं वो पैमाना लेके आए हैं, मैं स्केच लेके गया हूँ। तो
अब ये थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग भी था, थोड़ा शर्म भी आई, बट ठीक है, ऐसे ही सीखता है आदमी। तो फिर समझ में आया कि हाँ, पैमाने को अंग्रेजी में स्केल बोलते हैं। फिर सोनू भैया पे आते हैं। सोनू भैया की कहानियां मैं अपनी क्लास में भी सुनाता हूँ। देखिए, लाइफ में सर जब भी हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेज को अचीव करते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे लोगों का रोल होता है। बिल्कुल। बहुत छोटा होता है, बट होता है। तो सोनू भैया आते थे। अब उनका एक सीधा सीधा उसूल था उस जमाने में जो चलता था पढ़ाने का। आजकल तो बच्चे वैसे पढ़ते भी नहीं हैं। वो टेबल याद कराते थे, और अगर सपोज उन्होंने हमको जो है 6 की टेबल याद करने को दी है, हम उनको अगर 6 की टेबल नहीं सुना जाता तो वो मारते थे। और सिंपल सा तरीका, मारने के बाद एक और तरीका था कि हाथ उंगलियों के बीच में पेंसिल घुसाई और दबा दिया। अब छोटा बच्चा 6-7 साल का, तो हम कूद पड़ते थे और खूब कुटाई हुई हमारी उस टाइम पे। बट हाँ, उन्होंने इस चीज़ की गारंटी मम्मी से ली थी कि ये हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं होने नहीं दूंगा। और वो उन्होंने किया। गाड़ी चल पड़ी थी ठीक। हाँ, गाड़ी ठीक ठाक चल पड़ी थी उनके वादे के हिसाब से। उनके वादे के हिसाब से उन्होंने अपना काम कर दिया था। अब हमको चीजें समझ में आने लग गई थी, वो अपना काम करके चले गए थे। हाँ। 10th में पेरेंट्स को बड़ी इच्छा थी 90% मार्क्स आए। अब उस जमाने में हम भी इतने मैच्योर नहीं थे। हाँ। हमको भी लगता है जो होता है परसेंटेज से होता है, ला लिए। तो कोशिश करी गई। हालांकि यही था कि एक थोड़ी सी मेरे अंदर जिद ये थी कि मैं ट्यूशन नहीं पढ़ूंगा। ये जिद कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा मेरा ड्रॉबैक भी रहा, मुझे बाद में नुकसान भी हुए, बट ठीक है। तो सूदसर 10th तक बच्चों को पढ़ाया करते थे। हमारे स्कूल के, शिवडेल के मैक्सिमम बच्चे सूदसर के यहाँ 10th तक ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। अब सूदसर का घर यहाँ से दूर भी बहुत था, और मुझे लगा यार नहीं, तो एक मेरा दोस्त था, उसने मुझसे कहा जब हम 10th में थे कि सूदसर के यहाँ पढ़ ले, जो सूदसर के यहाँ पढ़ते हैं उनके 90 मार्क्स आते हैं। तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा मैं बिना ट्यूशन के मैथ्स में 90 ला के दिखाऊंगा। तो माय सरप्राइज, मैथ्स में मेरे 90 आ भी गए। 90 ही थे ऑन डॉट, बट 90 आए। अच्छा था, 10th पास हो गए। अब सबसे बड़ा डिलेमा ये था कि 11th में क्या स्ट्रीम क्या ली जाए। मेरी लाइफ में आज तक जो मम्मी ने कहा है तो वो मैं कर देता हूँ। मैं उसमें फिर सोचता नहीं हूँ, मम्मी के डिसीजंस में मैं बहुत ज़्यादा नहीं सोचता। तो मैंने मम्मी से पूछा क्या लेना है। मम्मी ने कहा मैथ्स बायो ले ले। दोनों। अच्छा। तो अब थोड़ा मैं भी हिल गया। फिर मैंने कहा मैथ्स बायो दोनों। तो मम्मी ने कहा हाँ दोनों। मैंने कहा ठीक है लेते हैं। अब अगर मम्मी मुझे मैथ्स बायो लेने को नहीं कहती तो मैं मैथ्स लेता, क्योंकि मेरे मैथ्स में 90 मार्क्स आए भी थे। बिल्कुल। साइंस में बायोलॉजी सर उतनी पसंद भी नहीं थी, बहुत सारे कारण रहे, अच्छे टीचर नहीं मिले, स्कूल्स में सही पढ़ाया नहीं गया। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर को, बट उनके अपने कंस्ट्रेंट्स होते हैं, तो वो उतनी चीजें उस तरह से नहीं पढ़ा पाते। तो बायोलॉजी में इंटरेस्ट कभी रहा ही नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि माताजी ने कहा कि बायो भी लो साथ में? मम्मी से मैंने पूछा एक बार कि भाई ऐसा क्यों चाहते हो कि मैं डॉक्टर बनूं। तो उन्होंने कहा कि जब तू छोटा था तो तू एक बार बहुत बीमार हुआ, तो मैं एक डॉक्टर के पास भी लेके गई। मुझे उनका नेचर बड़ा अच्छा लगा, मैं उनसे बड़ी इंप्रेस्ड हुई, तो मैंने तभी सोचा था मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। ओके। मम्मी की ऐसी इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बने, तो मम्मी ने कहा बायो ले ले, तो ले ली गई भाई बायो। क्या होता है ना, जब बच्चा 11th क्लास में होता है तो वो बचपन से जवानी की ओर कदम रख रहा होता है। बिल्कुल। तो उसके ना क्लास में कुछ सिलेक्टेड लोग होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं जो अपने ही जेंडर के होते हैं, लेकिन वो बड़े अच्छे लगते हैं। दूसरे जेंडर के होते हैं जो और ज्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा फील हो रहा होता है कि यार अब तो सारा जीवन इन्हीं के साथ गुजार। रायना में था ना कि जब वो शुरू में चंदा मांगने जाता है और वो जोया को देखता है तो कहता है कि ऐसा लगा कि बनारस भर की भांग जो है हमारे दिमाग में चढ़ गई और साला एक पल में ही जवान हो गया। तो एक फ्रेंड थी हमारी, वो मैथ्स वाली थी, उसने मैथ्स और सीएस ली थी। तो जब मैंने उसको बताया कि मैं पीसीएम भी लूँगा एडमिशन करने से एक दिन पहले, तो उसने भी कहा तुझे किसने कहा है, तो फेल हो जाएगा, परसेंटेज नहीं आएगी, मार्क्स नहीं आएंगे। एडमिशन में क्या हुआ, मदान सर थे, वो अकाउंट्स में थे, तो मैंने मदान सर को फॉर्म दिया। तो मेरे 84% थे 10th में, तो मैंने मदान सर को फॉर्म दिया। तो उन्होंने कहा कौन से सब्जेक्ट चाहिए, मैंने कहा पीसीएम भी। तो उन्होंने मेरे फॉर्म पे क्रॉस करके मुझे वापस दे दिया, वो तो नहीं मिलेगी। मैंने पूछा क्यों नहीं मिलेगी, भाई मैं रात भर जाग के डिसीजन करके पहुंचा था। मैंने कहा कि सर ऐसा कहीं प्रोस्पेक्टस में मेंशन नहीं है। मैं बहुत कम बोलता था टीचर के सामने, बट मैंने उनको बोला। हाँ। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, प्रिंसिपल मैम से बात कर लो। आज जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में गया, बीना आंटी बाहर प्रिंसिपल मैम के ऑफिस के बाहर होती थी, अब तो पता नहीं कौन होगा, बहुत दिन हो गए मुझे स्कूल जाए हुए। तो बीना आंटी ने मुझसे पूछा बेटा क्या काम है, मैंने कहा प्रिंसिपल मैम से मिलना है और एडमिशन के सिलसिले में मिलना है। तो उन्होंने मुझसे कहा किसका एडमिशन कराना है, मैंने कहा अपना कराना है।
तो उन्होंने बोला तो खुद ही मिलेगा अपने एडमिशन के लिए, किसी बड़े को बुला ले। मम्मी ने कहा मैं मामा को भेजती हूँ। आधा पौन घंटे का डिस्कशन प्रिंसिपल मैम के मामा के बीच में। आखिरी में, अब यूपी वाले हैं हम तो बातें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। मामा ने कहा हमारा फेल होगा तो भी तो हमारा ही होगा, आप क्यों चिंता कर रहे हो, आप दे दो। तो फिर प्रिंसिपल मैम ने असली बात बताई। असली बात ये थी कि पीसीएमबी के बच्चे जो हैं वो बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते थे। हमारे हाँ। बैच में भी 3 ही बच्चे थे। टाइम टेबल सेट करना मुश्किल हो तो जाएगा। वो कहते थे कि बेटा टाइम टेबल सेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, बच्चों के लिए हम क्या करेंगे। तो इसलिए हम अगर बच्चे हुए तो हम पीसीएम भी देंगे। तो तब तक मैम ने हमारे फॉर्म पे पीसीएम लिख के और बायो ब्रैकेट में लिख दिया था कि अगर हुए बच्चे तो दे दी जाएगी। अब स्कूल में जाके एक अलग खेल हुआ जब हम 23 जून को पहुंचे। तो अब वही जो हमारी सहेली थी, हमें तो उसके साथ पढ़ना था। हम बायो वाले सेक्शन में रहे, उनको मैथ्स विद सीएस के दूसरे सेक्शन में भेज दिया गया। एक मेरा दोस्त था अमित शर्मा, उसके साथ भी यही हुआ कि वो भी दूसरे सेक्शन में चला गया। अब 2 दोस्त, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों दूसरे सेक्शन में। अब हम भी बच्चे, कैसे होगा। प्रतिभा शर्मा मैडम हमारी क्लास टीचर थी। तो मैंने उनको कहा कि मैम मुझे ना पीसीएम भी नहीं लेनी है। तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, एक एप्लीकेशन दे दो। तो मैंने एप्लीकेशन लिखी, पेरेंट के साइन कराए, वो उनको दे दी। पता चला कि हमारे इस बार वाले सेशन में फिजिकल एजुकेशन के बच्चे ज़्यादा हो गए, तो उनका एक सेशन अलग बना दिया गया। फिर अलग हो गए। और मैथ्स वाले जो बच्चे हमसे अलग हुए थे वो हमारे ही सेक्शन में आ गए। अब मैथ्स लेने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि मैंने 2 दिन, जो 23-24 तारीख को मैंने मैथ्स विद सीएस ली थी, तो मैंने सीएस एक क्लासेस अटेंड करी थी, बट वो कोडिंग वोडिंग ना सर समझ में नहीं आती। अब सीएस आधे मन से अटेंड कर तो ली 2 दिन। फिर जब वो बच्चे मैथ्स वाले हमारे सेक्शन में आ गए तो मैंने प्रतिभा मैम से फिर पूछा कि मैम अब अगर मैं बायो फिर से ले लूँ तो क्या मैं इसी सेक्शन में रहूँगा। उन्होंने कहा हाँ बेटा इसी सेक्शन में रहोगे। तो मैं कहा मैडम मेरी एप्लीकेशन वापस कर दो। मैम को लगा कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, तो मैम ने मुझसे कहा बेटा देखो आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो और आप जो है वो बात करो, पेरेंट से बात करो, कोई दिक्कत है मुझे बताओ बेटा। मैंने कहा मैडम आप एप्लीकेशन दो। छोड़ो फिर। अच्छा मैम ने एप्लीकेशन प्रिंसिपल मैम को दी नहीं थी, तो उन्होंने रजिस्टर से निकाली, मुझे दी, मैंने उनके सामने फाड़ के डस्टबिन में डाल दी। ये हैं बचपन की यादें। दोस्तों का जो क्रेज होता है ना कि मेरा दोस्त साइंस में चला गया, मैं कॉमर्स में क्या करूंगा, मैं भी साइंस में चलता हूँ। या मैं साइंस में हूँ, मेरे दोस्त कॉमर्स में चले गए, मैं भी कॉमर्स में चलता हूँ। मेरे दोस्त ने स्कूल छोड़ दिया, मैं भी स्कूल छोड़ूंगा। ये सारी चीजें उस 10th के बाद 11th वाले टाइम पे होती हैं। अब सर की मैम ने तो क्या दिया कि बेटा तुम मुझे कंफ्यूज लग रहे हो, लेकिन असली कारण सर को पता था केवल। वो तो मम्मी को भी नहीं पता था। मम्मी को तो मैंने ये बताया था कि मम्मी बच्चे कम है और मैथ्स बायो के तो 3 ही हैं, मैं तो अकेला ही हूँ, 2 लड़कियां हैं सर। तो अब मम्मी तो बच्चों की बात मान लेती, मम्मी ने भरे मन से कह ही दिया था कि चल बेटे मैथ्स ही ले ले, कोई बात नहीं। हाफ ईयरली एग्जाम्स हुए, मैं बायो में फेल हो गया। मेरे 17 नंबर आए थे, 70 नंबर का पेपर होता था। जो एक और स्टूडेंट थी हमारे साथ पीसीएमबी वाली, श्वेता बुद्धिराजा, तो उसने मुझे आगे कहा पंकज भाई तू फेल हो गया। तो मैंने कहा बहन ठीक है कोई बात नहीं, हो जाने दे, तो होता रहता है। तो उस टाइम तो दुख नहीं हुआ सर, जब सुने नंबर तब नहीं दुख हुआ। जब शीट हाथ में आई ना तो जीवन में पहली बार फेल हुआ था। हाँ। तो मैंने कहा यार ये गलत हो गया यार। तो घर आया मैं दुखी मन से, मम्मी से कहा मैं बायो में फेल हो गया। मम्मी ने कहा ठीक है कोई नहीं, तुझे अगर ऐसा लग रहा है कि ट्यूशन लगाना चाहिए तो ट्यूशन लगा ले। तब भी ये फील थी मन में कोचिंग नहीं लगानी? नहीं तब तक फील नहीं थी, क्योंकि केमिस्ट्री तो ज्वाइन कर ली थी। वैभव भैया का महिमा मंडन मतलब हमने अपने मामा जी के टाइम से सुना था। फिजिक्स का ट्यूशन तब भी नहीं लगाया था, क्योंकि प्रतिभा मैडम ने ये कह दिया था कि फिजिक्स का ट्यूशन नहीं लगाओगे तुम फेल ही होते रहोगे। तो अब ये बात फिर ईगो को हर्ट कर गई। तो जी फिजिक्स का ट्यूशन तो 11th में लगाऊंगा नहीं और पास होके दिखाऊंगा। तो सर बायोलॉजी का ट्यूशन लगाया। अब शुरू में 2-4-10 दिन जो है वो बायोलॉजी का ट्यूशन जाते हुए बड़ा जोर पड़ा, ऐसा लगता था साइकिल को पीछे से खींच रहा है, जाने का मन ही नहीं करता था। फिर कोई नहीं, सेल चैप्टर शुरू हुआ, कपिल सर ने पढ़ाना शुरू। कपिल सर बहुत उम्दा टीचर हैं, मैं आज भी कहूँगा। मनोज कपिल सर जब बायोलॉजी पढ़ाते हैं ना, जब मन से पढ़ाते हैं, बहुत कम मन से पढ़ाते हैं वो, लेकिन जब वो मन से पढ़ाते हैं बहुत उम्दा टीचर हैं वो बायोलॉजी के, बहुत शानदार। कपिल सर ने पता नहीं क्यों इन चीज़ों को ना आगे अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करी नहीं तो अगर वो कोचिंग शुरू करते तो शायद वो बायोलॉजी के बहुत बेहतरीन टीचर होते। फिर हमने कपिल सर से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया। कपिल सर ने सेल पढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे बायोलॉजी में इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ सर। तो अब मज़ा आने लग गया था बायोलॉजी में। पास हो गए थे 11th? पास हो गया था 11th में, क्लियर जी, बिना कोचिंग के 11th की फिजिक्स।
निकाल ली थी। भले ही मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला याद नहीं, तो मैं डिराइव कर करके फॉर्मूला निकाल के फिर न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा था। हाँ। बट मैंने फिजिक्स निकाल ली थी। अच्छा 12th में आ गए। अब 10th भी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 12th भी बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है घर वालों के पॉइंट ऑफ व्यू से। घर वालों ने कहा बेटा ट्यूशन लगा ले सारे। बहन भी 11th में आ गई थी। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, बट मम्मी ने बहुत एफर्ट किए, मम्मी पापा ने बहुत एफर्ट किए। फाइनेंशियली सीधी सी बात बताऊं तो उतनी हैसियत भी नहीं थी कि हम डीएवी में पढ़ सकें। उस समय तक बहन भी 11th में डीएवी में एडमिशन उसका करा दिया था, क्योंकि उसका थोड़ा सा ये ताना था, टॉन्ट मारती थी वो कभी कभी मम्मी को कि इसको डीएवी में पढ़ा रहे हो स्टार्टिंग से, मुझे नहीं पढ़ाते। तो 11th में उसका एडमिशन हो गया था, मैं 12th में आ गया था। पढ़ना शुरू किया फिजिक्स का ट्यूशन। बंसल सर हैं शिवडेल के प्रिंसिपल जी। उनसे लगाया हमने। अच्छा उनसे लगाने का भी कारण था फिर वही दोस्त जिसके साथ आप हमेशा रहना चाहते हो। बंसल सर अच्छे टीचर हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खराब टीचर हैं, पर उनके साथ उस समय दिक्कत ये थी कि वो स्ट्रिक्ट नहीं थे ट्यूशन में। ओके। और मैं ये मानता हूँ कि स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, स्पेशली फिजिक्स को सीखने के लिए। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे आज मैं भी हूँ, तो मैंने कोई टॉपिक केमिस्ट्री में पढ़ाया बच्चों को, तो उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि भाई इसके क्वेश्चंस कर लेना। अब अगर मैं अगले दिन डंडे के जोर पे उनसे क्वेश्चन पूछ लूं तो वो करके लाएंगे, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं उनसे पूछूं बेटा क्वेश्चन किए, नहीं सर नहीं किए, चलो मैं करा देता हूं। तो मैंने 4 सवाल करा दिए, बाकी 10 और जो थे 10-11 उनको कहा बेटा कर लेना। फिर मैंने कभी पूछा नहीं और सर उन्होंने कभी किए नहीं। बिल्कुल यही हमारे साथ फिजिक्स में हुआ। हर 2 टॉपिक के बाद असाइनमेंट देते थे 20 से 30 क्वेश्चन का। अब उन्होंने कभी हमसे कहा नहीं, हमने कभी क्वेश्चन सॉल्व किए नहीं। तो फिजिक्स इतनी तो आ रही थी कि हम बोर्ड में पास हो जाएं, इतनी नहीं आ रही थी कि हम उसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम क्रैक कर सकें, उतनी फिजिक्स नहीं आ रही थी। अब पीसीएम भी चल रही थी, लेकिन मैथ से इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो गया था कि 12th में हमारे फर्स्ट टर्म एग्जाम हुए, मैं मैथ्स में फेल। ठीक है। हमारे हाफ ईयरली हुए, मैं मैथ्स में फेल। हमारे फर्स्ट प्री बोर्ड हुए, मैं मैथ्स में फेल। हमारे सेकंड प्री बोर्ड हुए, मैं उसमें भी मैथ्स में फेल। अच्छा डीके सर पढ़ाते थे दिनेश कुमार, उन्होंने एक बार मुझसे पूछ लिया, क्योंकि वो भी राजपूत है मैं भी राजपूत हूँ, कहाँ के हो, तो उन्हें सारा इंट्रोडक्शन निकाल लिया। तो उसके बाद एक तरह से वो रिलेटिव हो गए थे हमारे। तो सेकंड प्री बोर्ड के बाद दिनेश सर एकदम गुस्से में लाल होकर मेरे पास आए और ऐसे मेरे मुंह पे शीट फेंक के कहते, थर्ड प्री बोर्ड हो रहा है, तू इसमें भी पास नहीं हुआ ना, चाहे मेरी नौकरी चली जाए, मैं एडमिट कार्ड नहीं देने दूंगा तेरा। अब सर पास तो होना था। तो सर मैंने बहुत मेहनत करी, तीसरा प्री बोर्ड हुआ और मैं इज्जत के साथ 34 नंबर 100 में से लेके पास हुआ सर। कोने पे बोर्ड में क्वेश्चन फिक्स होते हैं, हाँ है ना। तो 3D आता है, हाँ। 3D का एक सवाल 5 नंबर में पक्का आता है, हाँ। और 3 ही सवाल है वो इम्पोर्टेंट, जिसमें इमेज वाला फुट वाला कोऑर्डिनेट निकाले जाते वाले, हैं, है ना। वो तीनों सवाल सर मैं रट के गया था कि कोई भी एक आएगा हाँ। और वो होगा। और मैथ के पेपर में सवाल आया, हाँ। मैंने अटेम्प्ट किया और मैं बीच में भूल गया। 12th पास हुई, 12th में 78% मार्क्स आए और 59 मार्क्स मैथ्स में थे, तो मैं ठीक ठाक मार्क्स से पास था। अच्छा इसमें मजे की बात यह है कि 12th तक मेरी केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। उसके बाद सर जितने भी मेडिकल के एग्जाम जहाँ जहाँ होते थे मैंने सब भरे। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर भरा, मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी भरा, मैंने एम्स का पेपर अलग होता था वो भरा, AFMC भरा, AIPMT भरा। AIPMT का रिजल्ट आया प्री का, तो उसमें 263 नंबर थे। हालांकि क्लास में जितने बच्चे बायोलॉजी वाले हमारे साथ थे उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, बट 50% पे क्वालिफाई होता था। 800 नंबर का पेपर था, 400 नंबर पे क्वालिफाइड, तो क्वालिफाई नहीं हो पाया। आंखों के सामने अंधेरा सा दिख रहा था, घर वाले ताने मार रहे थे कि हमने अपने जीवन भर की कमाई तुझे स्कूल में पढ़ाने में लगा दी और तेरा तो हुआ नहीं। अमित का भी नहीं हुआ था, अमित के पास मैथ्स थी तो उसका भी AIEEE में कुछ हुआ नहीं था, कोयर उसको मिल रहा था, उसने नहीं लिया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ड्रॉप करेंगे। हम सबसे करीब जो थे वो वैभव भैया के थे, क्योंकि हम ठीक ठाक पढ़ने में थे, केमिस्ट्री हमारी अच्छी थी, तो वो हमको बड़ा एडमायर करते थे, बहुत मोटिवेट करते थे चीज़ों को। इवन मैं बताऊं उस समय फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, तो भैया ने मुझे 2 साल फ्री पढ़ाया, 1 साल मुझे फ्री पढ़ाया, उन्होंने मुझसे कोई फीस। जब नेक्स्ट ईयर मैं 12th में आया, मेरी बहन 11th में आई, तो उन्होंने मेरी बहन को फ्री पढ़ाया, उन्होंने उसकी भी कोई फीस नहीं ली। और 12th में भी मेरी बहन ने जब जितनी फीस उनको दे दी उन्होंने चुपचाप रख ली है। भैया का ये एहसान हमेशा रहेगा, आज भी है और मैं हमेशा मानता हूँ। अब ड्रॉप करने के लिए हम सबसे पहले भैया के पास पहुंचे, तो भैया ने हमको कहा भाई देखो, अब उस समय तक जब तक रिजल्ट आया था, जुलाई का महीना हो गया था, तो भैया के यहाँ जुलाई से ऑर्गेनिक शुरू हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि फिजिकल के चैप्टर तुमको बढ़िया आते ही हैं, तुमने सारे ही क्वेश्चन करिए, आरसी में पढ़ी हमने पूरी सॉल्व करवा ली थी भैया ने हमसे फिजिकल की।
ऑर्गेनिक चल रही है, तुम दोनों यहाँ आके बैठ जाओ भाई, जहाँ बैच में 100 बच्चे पढ़ेंगे वहाँ 102 पढ़ेंगे। भैया ने उस साल भी हम दोनों से फीस ली। हम ऑर्गेनिक में भैया के यहाँ पढ़ने लगे और हमने भैया से पूछा कि मैथ्स फिजिक्स कहाँ पढ़ें। तो मैथ्स का भी यहाँ एज सच कोई अच्छा टीचर जो कॉम्पिटिटिव पढ़ाता हो नहीं था। तो उन्होंने हमको पवन सर के बारे में बताया। रुड़की में पवन सर थे, वो पढ़ाते थे। भैया ने बहुत कोशिश करी वो हरिद्वार में पढ़ाने आ जाए, बट बहुत सारी दिक्कतें रही, पवन सर नहीं आ पाए। भैया ने हमको सजेस्ट किया कि तुम लोग भाई रुड़की जाके पढ़ लो, पवन सर पढ़ाएंगे, और वो मैथ्स फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं। तो मेरे दिमाग में ये था कि चलो ठीक है यार, फिजिक्स मैं पढ़ लेता हूँ, मैथ्स अमित पढ़ लेगा। तो ऐसा होता था कि ट्यूशन जो है, मैथ्स का ट्यूशन उनका रेगुलर चलता था और फिजिक्स का ट्यूशन ऑल्टरनेट चलता था। तो जिस दिन फिजिक्स का ट्यूशन चलता था उस दिन मैं और अमित दोनों साथ जाते थे। बाइक्स थी मेरे पास, हम दोनों बाइक से रुड़की जाया करते थे, नहर वाले रोड से जी। और फिर वापस आ जाते। जिस दिन मैथ्स का ट्यूशन होता अमित अकेला बस से चला जाता था। अच्छा, हम 4-5 दिन पढ़े, सर ने 4-5 दिन का डेमो दिया। उसके बाद सर ने हमसे कहा कि बेटा फीस ले आना। मैं घर आया, मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी फीस देनी है। उस समय बाकी लोग 500 रुपये, भैया 500 रुपये लिया करते थे। पवन सर की फीस उस समय भी शायद 1000 या 1200 रुपये थी। तो मैंने मम्मी को कहा कि सर ने कल फीस मंगाई है। मम्मी ने कहा कि बेटा फीस पापा आ जाएंगे तब देंगे। पापा 10 दिन के लिए यात्रा पे गए हुए थे, टैक्सी का काम था। तो मैंने कहा ठीक है। अब नेक्स्ट डे मैं नहीं गया। अब बाई चांस एक दिन क्या हुआ, मुझको बुक लेने रुड़की जाना था, वही 3-4 दिन के बाद की बात थी। तो मैंने अमित को बोला था कि भाई अमित तू ट्यूशन जाएगा, मैं उसके बाद चलूँगा घर से, तेरी ट्यूशन की छुट्टी होगी तो मैं तुझे लेके और फिर बुक लेके मेरे साथ बाइक से आ जाएगा। तो मैं पवन सर के घर के बाहर खड़ा था, इंतजार कर रहा था अमित का। इतने में पवन सर बाहर आए, उन्होंने मुझे देख लिया तो उन्होंने मुझे रोका और बुलाया कि बेटा इधर आ। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्यों नहीं आए उस दिन। मैंने कहा सर उस दिन तो कुछ काम था तो मैं नहीं आ पाया। उन्होंने कहा बेटा तुम लोगों की इच्छा ये होती है कि मास्टर बिना फीस के पढ़ा दे, जब देने के लिए पैसे नहीं होते तो आते क्यों हो पढ़ने। उनका सर सीधा स्टेटमेंट था कि जब देने के लिए पैसे नहीं होते तो क्यों आते हो पढ़ने। 17 साल का बच्चा एकदम से रियलिटी ऐसे हिट करी कि साला ये क्या हो गया। और मैं वहाँ से मैंने रोना शुरू किया। अब अमित आया बाहर, मैं रो रहा था। अब अमित ने कहा भाई क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, तू बैठ यार। हम गए, किताबें लेके आए, घर आया। घर वालों को मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि पवन सर ने बोला। वो बात मुझे आज भी याद है, मुझे वो सीन पूरा याद है। सर मैं आंख बंद करता हूँ तो वो सीन अभी मेरे सामने आता है। मुझे नहीं पता पवन सर अभी हैं या नहीं हैं, बट ये बात उन्होंने मुझे बहुत मतलब अजीब सी मुझे लगी। एक इतने एक्सपीरियंस्ड टीचर से इस तरह की बातें ना मतलब एक्सपेक्ट नहीं करता है बच्चा। तो मैं घर आके खूब रोया। रात को अकेला रूम था मेरा, मैं उसी में बैठ के पढ़ता था, तो उसी में खूब रोया। मुझे बड़ा दुख हुआ। फिर कोई नहीं, मैंने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, अब चैलेंज ये था कि फिजिक्स का टीचर ढूंढे, तो सर फिजिक्स का टीचर मिल नहीं रहा था। अब फिर वही के यहाँ जितने भी टीचर्स थे वो कंपटीशन की तरह से पढ़ाते नहीं थे। आकाश में इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते थे। बिल्कुल। कोटा क्लासेस भी उसी साल खुला था तो मैं उसमें भी गया। इवन पहले बलूनी में पढ़ाते थे अपने रवि वर्मा सर, बलूनी के डायरेक्टर थे तब। मैं बलूनी में बात करने गया था तो वहाँ भी यही सीन था कि पहला पैसे जमा करो। अब सर 10,000 11,000 रुपये उस टाइम पे बहुत बड़ी रकम होती थी। बहन 12वीं में थी तो कैसे ही होते। तो बहुत सारे फिजिक्स के टीचर ढूंढे, कोई अच्छा मिला नहीं। तो अच्छा आखिरी में फिर मैंने ये डिसीजन किया कि मैं खुद पढ़ूंगा फिजिक्स। मैं किताबें खरीद के लाया और मैंने फिजिक्स पढ़ी सर, खुद से पढ़ी। आज भी कई चीज़ें मुझे याद हैं, कॉन्सेप्ट्स फिजिक्स के। मैं फिजिक्स पढ़ाता नहीं हूँ, फिर भी जितने भी लेवल पे याद हैं वो सब उस बेसिस पर याद हैं कि मैं अपने बेसिस पर 1 साल ईमानदारी से मैंने फिजिक्स पढ़ी थी। और मैं सब बच्चों को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपटीशन की किताबें अलग होती हैं या कंपटीशन की पढ़ाई अलग होती है, नहीं होती। वही अगर तुम्हारे बेसिक स्ट्रांग हैं और आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो, साइंस इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। अगर आप जो क्वेश्चन में दिया है उस सीन को अपनी आंखों के सामने इमेजिन कर पा रहे हो ना, तो आप बेसिक किताब पढ़ के भी निकाल लोगे। मैं IIT एडवांस की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मेंस का पेपर, नीट का पेपर कोई इतना बहुत बड़ा अच्छा बहुत चमत्कारी पेपर नहीं आता है, एक आध सवाल को छोड़ के, कि आदमी ना कर पाए। मैंने सर प्रदीप और ABC से पढ़ाई करी थी, लेकिन मैंने वो प्रदीप और वो ABC ईमानदारी से पूरी सॉल्व करी थी। एक एक सवाल सॉल्व किया था, एक एक लाइन रीड करी थी उसकी उस 1 साल में। तो मेरी जो भी फिजिक्स ग्रो हुई वो सब उसी की वजह से हुई। AIPMT दिया, क्वालिफाई हो गए, 480 के आसपास नंबर आए थे। प्री क्वालिफाई हो गया,
मेंस देना था, मेंस देने दिल्ली गए थे। अब कट ऑफ आई तो उसमें रैंक बहुत पीछे आई, जनरल में थे, एडमिशन हुआ नहीं। तो अब ये दूसरी बार रियलिटी हिट कर रही थी बिल्कुल कि अब तक तो हम बहुत होशियार थे, अब ये क्या हो गया। तो मैं बड़ा परेशान था, मैंने ये भी सोचा कि यार अब क्या करना है। तो उसके बाद फिर यूपीएमटी दिया, उसमें भी वही मेरे 148 के आसपास मार्क्स आए थे, एडमिशन नहीं हुआ, रैंक पीछे थी। तो यूपीएमटी भी गया, फिर ये आयुर्वेद वाला पेपर हुआ करता था, यूएपीएमटी, उत्तराखंड आयुष प्री मेडिकल टेस्ट, ये होना था 7 जुलाई को, यूपीएमटी हुआ था 20 जून को। तो यूपीएमटी से 7 जुलाई तक 17 दिन मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं हर एग्जाम से पहले जो है वो सारी चीज़ें पढ़ता ही था, रिवीजन करता था। अब थक गया था एक तरह से दिमाग। तो मम्मी ने कहा पढ़ ले, मैंने कहा नहीं कुछ नहीं पढ़ूंगा। तो मैंने ये आयुर्वेद वाला पेपर दिया, पेपर ठीक हुआ, इसमें मेरी उत्तराखंड में 8th रैंक आ गई। अब बीएमएस ज्वाइन करने की बात थी, तो मामा के एक दोस्त थे, उन्होंने बीएमएस किया था, डॉक्टर धर्मेश, यही रहते हैं वो। और मम्मी पापा जो थे वो उस लेवल के एडुकेटेड नहीं थे कि वो हमको गाइड कर सके। वो हमको ये कहते भाई देख हमको समझ में नहीं आता, तू पैसा बता दे कितना कहाँ लगना है, हम लगा देंगे। बिल्कुल। बट वो सिचुएशन नहीं थी कि वो कुछ गाइड कर सके। तो जो धर्मेश जी थे, हम उन्हीं से पता करने गए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है बीएमएस करा दो, अच्छी कोर्स है। ठीक है जी, हम बीएमएस में एडमिशन लेने चले गए। बीएमएस की फीस कोई खास ज़्यादा थी नहीं, 18,500 रुपये फीस होती थी। पहले साल 4,000 रुपये सिक्योरिटी जमा हुई थी, जो लास्ट में वापस मिल गई जी। तो 22,500 रुपये में हमारा बीएमएस में एडमिशन हो गया। गुरुकुल में? गुरुकुल में, इवन गुरुकुल लिया था, शायद ऋषिकुल भी मिल रहा था, मुझे ठीक से याद नहीं है, बट गुरुकुल इसलिए लिया था कि घर के पास था। तो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि अगर जैसे पीसीएमबी दोनों थी तो मेडिकल के और भी कोर्सेज थे, उनमें जाना चाहिए? मैंने आपको बताया ना कि कोई था नहीं ऐसा जो बता सके, नहीं तो बहुत सारे कोर्सेज हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज भी हैं जी। लेकिन हमको ये पता था कि भाई मैथ्स लेनी है तो इंजीनियरिंग है, हाँ, और बायो ली है तो मेडिकल है। अब बीएमएस में ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करके पहुंचे तो पहले साल बीएमएस में क्या होता है कि हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें संस्कृत पढ़ाई जाती है, क्योंकि आयुर्वेद पूरी संस्कृत में है, तो संस्कृत पढ़ाई जाती है। फिजियोलॉजी का सब्जेक्ट होता है जिसमें मॉडर्न फिजियोलॉजी भी पढ़ाई जाती है और आयुर्वेदिक भी पढ़ाई जाती है, क्रिया शरीर विज्ञान, और एनाटॉमी का भी मॉडर्न एस्पेक्ट भी पढ़ाया जाता है, और रचना शरीर विज्ञान जो है, शरीर रचना विज्ञान, वो आयुर्वेद वाला पोर्शन भी पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश थी, पहले साल तो मजा आ रहा था, फिजियोलॉजी एनाटॉमी सब 12th में भी पढ़ी थी। संस्कृत ने परेशान तो नहीं करा? संस्कृत ने मुझे परेशान नहीं किया सर, मुझे पर्सनली 8 तक मेरे पास संस्कृत थी और मुझे पढ़ना वो अच्छा लगता था। ट्यूशंस पढ़ाने मैंने शुरू कर दिए थे जब मैं ड्रॉप कर रहा था ना 12th के बाद, तभी से। पापा के एक दोस्त थे, तो उनके 2 बच्चे थे, एक 8th में था और एक 5th में था, तो वो चाहते थे कि मेरी बहन उनको ट्यूशन पढ़ाए, बस उसका तो 12th चल रहा था। तो पापा ने आगे जब ये बात कही कि भाई वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे ट्यूशन पढ़ाना है, तो मैंने कहा नहीं, हमको रहने दो, उसको 12th पे कॉन्सेंट्रेट करने दो, मैं पढ़ाता हूँ। तो मैंने 2 बच्चों को वहाँ से पढ़ाना शुरू किया। अब उन 2 को पढ़ाया तो एक बच्चे ने और देखा, वो भी आना शुरू, वो भी 5th में था। तो पहले साल मेरे पास एक बच्चा 8th का और 2 बच्चे 5th के थे। वो जो 8th वाला बच्चा था वो 9th में आ गया था, उसके साथ 2 बच्चे और 9th के आ गए, तो मेरे पास 3 बच्चे 9th के, जिनसे मैं 400 रुपये फीस लिया करता था, और लगभग 8-10 बच्चे जो थे वो 5th से लेके 8 तक के मेरे पास थे। तो एक 17-18 साल के बच्चे को अगर 4-5 हज़ार रुपया महीने का मिल रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं थी। अब टीचिंग में मजा आ रहा था। अब मैं ये सोचा था कि अगर पढ़ाना ही है तो यार थोड़ा सा खुद को स्टैब्लिश करते हैं। अच्छा, उसी समय 2012 की आई थिंक बात है कि आप लोगों ने भी जब एडवर्टाइजमेंट देने का शुरू किया था, तो एक बच्चा आता था आपके पास, तो उन्होंने कहा कि ज्ञान में केमिस्ट्री के टीचर की जरूरत है। तो मैंने उनके थ्रू आपके पास खबर भिजवाई थी कि तब तक कोई मैम थी, वो आप लोगों ने रख लिया था। तो उन बच्चों ने कहा कि सर टीचर वहां आ गया है। ट्यूशंस के बच्चे बढ़ गए थे, अब तो 20-22 बच्चे हो गए थे, तो आराम से 10-12 हज़ार रुपए का काम जो है वो चल रहा था। अच्छा, उन पैसों का कोई हिसाब किसी को देना नहीं था, सब हम खुद पे ही खर्च कर रहे थे, कोई सेविंग नहीं, जीरो। अब कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर उस समय कोई मुझे इन्वेस्टमेंट और SIP और इन सब के बारे में बताता तो शायद मेरे पास खूब पैसा होता, क्योंकि वो सब पैसा सर हमने उड़ाया है। अब सेकंड ईयर में आने के बाद सब्जेक्ट सारे संस्कृत के आ गए हमारे। द्रव्य गुण था, रसशास्त्र, भैषज्य कल्पना, तो ये सब सब्जेक्ट्स थे याद करने वाले, और सब टोटल हिंदी में। अब परेशानी खड़ी होनी शुरू हुई आयुर्वेद में। अब मुझे लगा यार कैसे होगा। अच्छा, क्लासेस जो हैं वो 9 से 4 चला करती थी, 1:40 पे शायद लंच हुआ करता था हमारे, 1:40 से 2 बजे तक का। उसके बाद प्रैक्टिकल क्लासेस थी, और 2 ही बजे से मेरे ट्यूशन की क्लासेस होती थी। तब तक तो 4-5 बैच हो गए थे।
तो मैंने कभी 1:30 बजे के बाद की क्लास लगाई नहीं। कॉलेज में लगाई नहीं। मैं आ जाया करता था। 2014 में शायद आपकी तरफ से भी मैसेज आ गया था कि पढ़ाएं, तो मैंने यहाँ आके भी केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर दिया था। बच्चे काफी हो गए थे। सीजन में जब ये हमारा जुलाई अगस्त का टाइम चलता है तो लगभग 30 से 40 हजार रुपया महीने का बन रहा था, जिसका कोई हिसाब किसी को नहीं दे रहा था, जिसकी कोई सेविंग नहीं थी, तो सब उड़ाया जा रहा उड़ गया। सब उड़ाया जा रहा था। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि एल्यूमनाई मीट थी ऋषिकुल में। उस एल्यूमनाई मीट में हमारे जो आयुष एवं स्वास्थ्य मंत्री थे वो स्पीच देने के लिए उठे और उन्होंने जो है वो आवेश में एक स्टेटमेंट बोल दिया। स्टेटमेंट ये था कि बीएमएस वाले ये मांगते हैं, आयुष वाले, कि हमको एमबीबीएस की जितनी एड मिले, लेकिन ये एमबीबीएस वाले तो देश की सेवा करते हैं, एलोपैथ वाले, और ये लोग तो अपनी बीवियों की सेवा ढंग से नहीं कर सकते, तो देश की क्या करेंगे, तो हम इनको क्यों एड दें। तो अब स्टेटमेंट पे ऋषिकुल में बच्चे भड़क गए। उन्होंने जो है वहीं से आंदोलन शुरू कर दिया और उनको भी रोक लिया। नेगी जी थे उस समय स्वास्थ्य मंत्री। अब बाद में एलआईयू वगैरह आई और उन्होंने नेगी जी को निकाला। फिर अगले दिन ऋषिकुल के लोगों ने जो है उन्होंने हम लोगों को अप्रोच किया कि भाई हम इसके अगेंस्ट जो है वो स्ट्राइक करेंगे। अच्छा, सैटरडे को एल्यूमनाई मीट थी, ट्यूसडे से हमारे फाइनल एग्जाम्स थे प्रॉफ के। तो संडे और मंडे 2 दिन उन्होंने हमको अप्रोच किया, खूब कन्विंस करने की कोशिश करी कि यार पेपर छोड़ देते हैं। तो अब पेपर छोड़ना एक बहुत बुरी बात मानी जाती है। बिल्कुल। तो वो लोग हमारे घर तक आए क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि हम पेपर देंगे। उनको खुद को नहीं देने थे पेपर? उनको खुद को नहीं देने थे पेपर। एक्चुअली जो लीडर था उस समय, हाँ, लीडर वो था ये जो अभी एक रिसोर्ट में एक केस हुआ था ना। हाँ, ऋषिकेश में। हाँ, ऋषिकेश में रेप हाँ, वाला। हाँ। तो वो जो पुलकित आर्य था, हाँ। वो ऋषिकुल में 2013 बैच का स्टूडेंट था। अच्छा। वही उनका लीडर था, क्योंकि उसके पिताजी बीजेपी के लीडर थे उस समय, वेद प्रकाश आर्य। हाँ। और पुलकित वाज द पर्सन हु इनिशिएटेड दिस स्ट्राइक। तो उसने जो है सबको अप्रोच करके, अब हम उसके सीनियर हुए तो डॉक्टर साहब हम कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो है 2014 में मोदी जी जीते थे। तो स्मृति ईरानी जी जो थी हमारी एजुकेशन मिनिस्टर, हाँ। तो बात पे कहता है, डॉक्टर साहब पेपर तो मैं 1 महीने में करा दूं, लो आप ईरानी मैडम से बात करो फोन मिला के। तो अब बच्चों को, हर आदमी को अलग तरह से कन्विंस किया उसने। फॉर एग्जाम्पल, लड़कियों के साथ ये इशू था कि यार हमको अगर 1 महीना और मिल जाता प्रिपरेशन के लिए तो हमारे मार्क्स अच्छे आ जाते। तो जितना भी गर्ल्स ग्रुप था जो पेपर देने वाला था, उनको उसने कहा कि डॉक्टर साहब हम 1 महीने में पेपर कराएंगे, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। 1 महीने बाद करवा देंगे। 1 महीने बाद करवा देंगे, डिले कर देंगे। डिले आप छोड़ दो पेपर, 1 महीने बाद दोबारा पेपर करा देंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। अब लड़कियां मान गई। मैं तो पेपर के स्टार्टिंग सुबह तक भी नहीं माना। तो पेपर जिस दिन था ट्यूसडे को, उस दिन जो है सुबह ये सब लोग, लगभग 15-20 लोग मेरे घर पे पहुंचे। तो उन्होंने मम्मी को, पापा को कन्विंस करने की कोशिश करी। तो मम्मी ने उनको एक बात कही कि अगर तुम 6 बजे यहाँ आ रहे हो, लेकिन तुमने 8 बजे आज तक कभी कोई क्लास अटेंड नहीं करी होगी, यहाँ तुम स्ट्राइक के नाम पे 6 बजे आ गए, तुम में से कितनों ने 8 बजे की क्लास अटेंड करी है सुबह की। उस समय कॉलेज हमारा 8 साढ़े 8 बजे से लगा करता था। तो बच्चे चुप। तो फिर वो चले गए। अच्छा, 10 बजे से पेपर था। तो मैं निकला, एक अरविंद भाई थे हमारे साथ, तो वो मेरे साथ बाइक पे बैठ के निकले। अच्छा, अरविंद भाई मुझसे एज में काफी बड़े हैं। तो हम दोनों पेपर देने के लिए निकले, पीछे वाले पुलिया वाले रास्ते से जा रहे थे। तो बीच में एक दोस्त है मेरा ऋषिकुल में, मनीष, उसका फोन आया। उसने कहा भाई जी यहाँ सब लोग कह रहे हैं कि आप पेपर देने जा रहे हो। मैंने कहा यार जा तो रहे हैं। तो भाई जी मत जाओ, यहाँ इज्जत का सवाल है। मैंने बोल दिया कि मेरा भाई यहाँ आएगा। अब इज्जत का सवाल, मैंने कहा यार तू क्या बात कर रहा है यार, धर्म संकट ने फंसा दिया। भाई पेपर देने जाना है। तो अच्छा, मैं पुलिया से उस तरफ, ये राजा गार्डन से हम पुलिया की तरफ जाते तो वो पुलिया पड़ती है। हाँ। तो मैं पुलिया क्रॉस, पीठ वाली पुलिया, तो मैं उस पुलिया को क्रॉस करने वाला था और मैंने बाइक जो है वो नहर के किनारे वाली रोड को मोड़ दी। अरविंद भाई ने मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, इधर तो नहीं है रास्ता। तो मैंने कहा अरविंद भाई छोड़ो यार, पेपर स्ट्राइक करने चलते हैं, जब सब लोग जा रहे हैं तो हम भी जाएंगे। क्योंकि वो मुझसे एज में बड़े हैं, मैं उनकी बात मानता हूँ। अगर वो मेरे कान के पीछे से एक थप्पड़ मार के कहते कि पेपर देंगे हम, हाँ, तो मैं चले जाता। अब अरविंद भाई हमारे गऊ आदमी, उन्होंने कुछ कहा नहीं, चल भाई जहां डूबेंगे चल, सब डूबेंगे। तो हम ऋषिकुल पहुंच गए, पेपर छोड़ दिया। घर आया, मम्मी ने कहा पेपर दे दिया। मैंने कहा नहीं मम्मी, पेपर नहीं दिया, किसी ने भी नहीं दिया, हमने भी नहीं दिया। मम्मी को बुरा लगा, मम्मी ने एक दिन खाना भी नहीं दिया, मारपीट भी करी बीएमएस में भी। बट ठीक है, पेरेंट है, मान गए, चलो पेपर छूट गए।
स्ट्राइक तो सर जो होनी थी वो 2-4 दिन रही। हाँ। उसके बाद फिर ठंडा हो गया। जिस मुद्दे से स्ट्राइक हुई थी ना, जो एक्चुअल मुद्दा था, वो किसी का था ही नहीं स्ट्राइक करने वाले का। लड़कियों का मुद्दा था एग्जाम कब होंगे, मतलब एग्जाम 1 महीना डिले हो जिस जाए। स्टेटमेंट की वजह से हुआ था वो स्टेटमेंट साइड कर दिया सर वो ने। स्टेटमेंट साइडलाइन हो गया सर। उसमें सब जो है ना वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा सॉल्व करने लग गए थे। हाँ। तो 5-7 दिन तक जो है हम लोग स्ट्राइक में खड़े हुए, हमने भाषण बाजी बहुत करी, कैंडल मार्च निकाली, ये किया वो किया। उसके बाद लड़कियों का ये हो गया कि एग्जाम कब होंगे। 1 महीने बाद के लिए बोला गया था, कमिटमेंट था। हाँ, तो 10 दिन के बाद उनको ये लगने लगा कि एग्जाम की डेट शीट कब आएगी। उनका तो बिल्कुल फोकस ही चेंज हो गया। जो लड़कियां पढ़ने वाली थी उनको ये लग रहा था कि एग्जाम कब होंगे, और जो नहीं पढ़ने वाली थी वो अपना बढ़िया पेंटागन मॉल घूम रही थी क्योंकि उनको छुट्टी मिल गई थी। एक छोटा था, कितने छोटा था? सारे छोड़ देते सर। अच्छा, तो किसी ने नहीं सोचा कि सब में कंपार्टमेंट आएगी यानी फेल होंगे, दोबारा देने पड़ेंगे? दोबारा देने पड़ेंगे। इसी यूनिवर्सिटी का ये रूल होता है कि अगर 50% से ज्यादा बच्चे पेपर छोड़ देते हैं दोबारा तो पेपर होंगे। दोबारा कंडक्ट होते हैं। ऐसा बताया गया था आपको? ऐसा बताया गया था। कुछ लोग थे जो खुद को बहुत स्कॉलर और समझदार साबित करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ऐसा हमको बोला। तो अब हमारे दिमाग में ऋषिकुल गुरुकुल के बच्चे थे। हाँ। तो 60 सीट ऋषिकुल में थी, 50 सीट गुरुकुल में थी, 110 बच्चे थे। ये नहीं सोचा कि उत्तराखंड में और भी कॉलेज हैं। हाँ, ये बात दिमाग में नहीं है। वहां पर तक ये बात नहीं पहुंची स्ट्राइक की। सर प्राइवेट स्कूल वाले क्यों स्ट्राइक करेंगे? क्यों प्राइवेट करेंगे? कॉलेज वाले स्ट्राइक नहीं करेंगे। उन तक बात तो पहुंची थी, लेकिन उन्होंने कहा भाई हमसे तो ये फीस मांग लेंगे 20-20 हजार रुपए दोबारा फाइन के, हाँ, हम फॉर्म कहाँ से भरने के। देंगे? हाँ। हम तो नहीं। तो उन्होंने पेपर दिए। सब एब्सेंट नहीं थे। हमारे कॉलेज में 2 लड़कियां थी, जेबा मलिक थी एक मेरी फ्रेंड, एक साबिया सिद्दीकी, उन दोनों ने एग्जाम दिए थे। और ऋषिकुल में भी 7 बच्चे थे जिन्होंने एग्जाम दिए थे। टोटल 110 बच्चों में भी 9 बच्चों ने एग्जाम दिए थे। अलग अलग एमएलए को अप्रोच किया आगे कुछ हो जाए। जो कौशिक जी को जानते थे, मदन कौशिक जी के पास गए। लक्सर वाले थे कप्तान साहब, उनको जानते थे, उनके पास भी गए। अब कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने कहा तुमने गलत किया है। बाद में एक भाई थे हमारे, वो भूख हड़ताल पे भी बैठे। फिर उनकी भूख हड़ताल वगैरह तोड़वा के स्ट्राइक को डिसॉल्व कर दिया गया। और 1 महीने बाद जब कुछ होना नहीं था, तो 1 महीने एग्जाम देने के बाद जिन बच्चों ने एग्जाम दिए उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई। तो हमने सोचा चलो क्लासेस तो अटेंड कर लेते हैं। हम प्रिंसिपल सर के पास गए, हमने पूछा कि सर क्या करना है? तो उन्होंने कहा क्लासेस अटेंड कर लो, बाकी तुम्हारे एग्जाम्स का देखते हैं। फिर सर 6 महीने तक हमने यूनिवर्सिटी के चक्कर काटे। श्रीनगर चंडीगढ़ वाली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। हाँ। हर हफ्ते जाया करते थे। एक हफ्ते जो है 10 बच्चे ऋषिकुल से जाते ये थे। पूछने की एग्जाम दोबारा कब होंगे? एग्जाम दोबारा करवा दो। अच्छा, करवा दो। हाथ जोड़ के आते थे सर, गिड़गिड़ा के आते थे सर। स्ट्राइक जो थी ना वही एक टर्निंग पॉइंट था। स्ट्राइक के बाद मेरा मन जो था वो बीएमएस से उठ गया था। मतलब आप ये समझो कि मैं कर तो रहा था बट मन नहीं था। लेकिन अब क्या था कि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज में इतना आगे निकल चुके होते हो कि आप वापस नहीं आ सकते। बिल्कुल बात। अरविंद भाई भी कुछ इसी तरह से परेशान थे। तो मैंने अरविंद भाई को बोला, मैंने कहा यार अरविंद भाई, अगर आप 6 महीने बाद भी कह देते ना कि यार ये कोर्स अच्छा नहीं है, हम नहीं करेंगे, तो मैंने कहा मैं छोड़ देता, दोनों छोड़ देते। लेकिन अब वही था। अच्छा, इसमें कोर्स की बुराई नहीं है, वो उस समय हम थोड़े इमेच्योर थे तो कोर्स का हमको खराब लगता था। इसमें सिस्टम की दिक्कतें ज़्यादा हैं, धीरे धीरे सुधर रहा है, उस समय उतना अच्छा नहीं था। अब जब हम 3rd प्रॉफ में आए सर, तो हमारा क्लिनिकल का जो है वो एक प्रैक्टिकल हुआ करता था, जिसमें हमको क्लिनिक में बैठ के पेशेंट्स को ऑब्जर्व करना होता था कि कैसे उनको ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे सिम्टम्स ऑब्जर्व किए जाते हैं, डायग्नोसिस बनाई जाती है। अच्छा, गुरुकुल में उन दिनों पेशेंट्स उतने थे नहीं, तो हम क्लिनिकल के लेक्चर में भी जाते थे तो टीचर्स हमसे जो है वही सब्जेक्टिव सवाल पूछा करते थे, वाई जैसा हमारा हो जाता था। तो मैं 2-4 दिन गया, मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। पूरे 3rd प्रॉफ में 1.5 साल में मैंने 2 क्लास अटेंड करी है क्लिनिकल की। मैं जाता ही नहीं था, मैं गार्डन में बैठता था क्योंकि मन नहीं था करने का, ज़बरदस्ती खींच रही थी चीज़ें। पढ़ा मैं रहा था, पढ़ा मैं अच्छा रहा था। धीरे धीरे अब टीचिंग एक नशा है, मैं ये कहता हूँ एक एडिक्शन है। जब आप पढ़ाने लगते हो तो ऐसा होता है कि आप बिना पढ़ाई नहीं रह सकते। अभी भी ये है कि मैं अगर 4 दिन 5 दिन की छुट्टी पे आया हूँ तो 4 दिन बाद मुझे ऐसा लगता है यार अब जाना चाहिए, अब हो गया, बहुत हो गया, अब काम करेंगे। तो टीचिंग में मज़ा आ रहा था। बीएमएस भी पूरा कर लिया, 1.5 साल हो गया। प्लानिंग सर ये थी कि शाम में क्लासेस हो जाया करेंगे, सुबह में क्लिनिक हो जाएगा, दोनों काम चलते रहेंगे। अगर क्लिनिक चलने में 1-1.5 साल, 2 साल, 4 साल लग भी गए तो एटलीस्ट कोचिंग ट्यूशन से मेरा खर्चा चलता रहेगा। बिल्कुल। तो यही प्लानिंग थी। इंटर्नशिप भी चल रही थी। अच्छा, उन दिनों क्या हुआ था कि हमारे एक सीनियर थे, वो बायोलॉजी पढ़ाते, डॉक्टर दोस्त मोहम्मद।
फिर एक दिन टाइम्स ऑफ इंडिया बॉस पढ़ा करते थे, बॉस को अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत थी, तो बॉस टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते, तो वो मेरे पास आए, मैं पढ़ा रहा था, उन्होंने मुझे क्लास से बाहर बुलाया कि पंकज इधर आ, सुबह सुबह की बात है, तो उन्होंने कहा ये ना वो निकला है, आकाश का वॉक इन निकला है, तू जाएगा क्या? ऐसे थोड़ा सा टॉन्टिंग स्टाइल में उन्होंने बोला, मतलब ही इज़ अ वेरी गुड मैन, बट उन्होंने थोड़ा टॉन्टिंग स्टाइल में बोला, अब हम अक्खड़ आदमी, हाँ चले जाएंगे। नहीं, अगर सर उनके मन में कोई मतलब अलग तरह का होता आइडिया तो आपको दिखाते ही ना। हाँ, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा बस चले जाएंगे। 15 को मुझे आकाश जाना था इंटरव्यू देने, मैंने पापा को बोला 13 तारीख को, मैंने कहा 15 को दिल्ली चलोगे? पापा ने कहा हाँ चलेंगे, तेल तू भराएगा गाड़ी में? मैंने कहा मैं भरा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो। तो हम आकाश गए, रिटर्न हुआ, डेमो हुआ, वीडियो डेमो था, पहली बार मैंने कैमरा फेस किया था उस टाइम पे पढ़ाते समय, तो कोई खास अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे आदत नहीं थी कैमरे के सामने, जितना कॉन्फिडेंटली मैं आज बोल रहा हूँ तब थोड़ी था, बच्चे थे वैसे भी, तो मुझे लगा नहीं कि हो जाएगा। तो मैंने वहाँ जो HR थे उनसे पूछा कि भाई क्या करना है सर, कब आना है, रिजल्ट कब आएगा? तो उन्होंने कहा बता देंगे आपको। तो मैं आया, मैं भूल गया, और भी टेंशन थी उस टाइम पे कि भाई अब इंटर्नशिप खत्म होने वाली है, करियर में आगे क्या करना है, उसके साथ एक थोड़ा रिलेशनशिप मैटर भी चल रहा था सर उस टाइम पे ना, हाँ, वहाँ वो भी टेंशन थी बहुत बड़ी, तो अब सारी चीजें एक साथ थी, तो रिजल्ट को तो मैं भूल ही गया। मेरे पास फोन आया आकाश से, ओवेस खान सर हैं HR में, नहीं सर, उन्होंने कहा सर आपको ना 7 जैन को यहाँ आना है, आपका इंटरव्यू होगा और आप जो है शॉर्ट लिस्ट हुए हो। तो आई थॉट कि कोई जॉब इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद वो रिजल्ट देंगे, तो मैंने कुछ लोगों से पूछा जो जानकारी में थे, इवन दोस्त मोहम्मद बॉस की ही जानकारी में थे वो लोग, तो उन्होंने कहा कि अगर इंटरव्यू के लिए बुलाया तो फाइनल हो गया है। तो मैं 7 को गया इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं हुआ। जीसी चौधरी सर का क्या था कि वो एकदम मतलब पलवल के रहने वाले हैं वो नेटिवली ना, चौधरी फैमिली पूरी, तो वो वही अपनी हरियाणा वाली टोन में ही बात करते थे। तो मैं बैठा उनके सामने, तो उन्होंने पूछा बेटे डॉक्टर है तू? मैंने कहा हाँ सर। तो ये कोचिंग में क्यों आ गया? हर कोई ये पूछेगा। मैंने कहा सर मुझे शौक है पढ़ाने का, मुझे अच्छा लगता है। तो कहते शौक है या पैसा है कोचिंग में? अब मैं क्या बोलूं? तो अब मैंने उनको कहा कि सर दोनों ही है। अच्छा ठीक है जा। फिर मैंने ओवेस सर से बोला, मैंने कहा जाऊं क्या? पापा बाहर इंतजार कर रहे थे, दूसरी बार भी पापा ही गए थे साथ में। तो उन्होंने कहा अच्छा सुबह से बिठा के, ये इंटरव्यू 11 बजे से होना था, हाँ। आपको 6 बजे मिला मैं सर से। हाँ। तो सुबह से पापा कार में बैठे हैं, मैं अंदर बैठा हूँ, अब यही चल रहा था, पापा बार बार फोन कर रहे हैं, तो दोनों इरिटेट हो चुके थे। हाँ। मैं आया इंटरव्यू खत्म करके, मैंने ओवेस सर से पूछा, मैंने कहा क्या करना है? तो उन्होंने कहा आज रात को यहीं रुक जाओ, कल ज्वाइनिंग कर लेना। मैंने कहा सर रात को तो नहीं रुक सकता मैं। तो अच्छा 15 तारीख से ट्रेनिंग है, 15 को सुबह आके ज्वाइनिंग कर लेना। ये बात थी फरवरी 7 की। तो वो ये कह रहे थे कि 7 को रात को रुक जाओ, 8 को ज्वाइन करके घर चले जाना, 15 को ट्रेनिंग में आ जाना सीधे। हाँ। मैं उनसे ये कह रहा था कि मैं आज रात नहीं रुक सकता। तो उन्होंने मुझे बोला अच्छा ठीक है 15 को ही सुबह आ जाना। हाँ। तो 15 को सुबह गए। अब सर उन्होंने पैसा ठीक ठाक ऑफर किया था, 50,000 उस समय दे रहे थे वो। हाँ। तो अब पूछा गया, सबसे पहले मम्मी से ही पूछना था कि क्या करना है, क्योंकि अभी तक सर ये था कि कोचिंग पार्ट टाइम थी, डॉक्टरी फुल टाइम थी। हाँ। अब मैं जो करने जा रहा था वो चीजें पलटने वाली थी कि और पार्ट टाइम भी कहाँ बच रही थी डॉक्टरी? अब सोचा ये था उस टाइम के पार्ट टाइम करेंगे। अच्छा। तो अब मैं चीजों को फ्लिप करने वाला था। अब मैंने मम्मी से कहा कि भाई आपकी इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, देखो बन गया हूं। आप कह रहे हो मैं बन गया हूं, मैंने प्रैक्टिस में भी सब कुछ देख लिया है, एलोपैथी में भी आयुर्वेदा में भी, लेकिन जो काम हो रहा है ना बाहर डॉक्टरी के नाम पे सर, मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल कि एक नॉर्मल सलाइन की बॉटल और IV लाइन और ये सब जो भी अपरेटस था, ये 20 से 25 रुपए की कॉस्ट करता था। और अगर हम किसी क्लिनिक में कोई डॉक्टर बॉटल लगाता है तो वो उसके 300 रुपये लेता है। मैं जहाँ करता था प्रैक्टिस वहाँ 300 रुपये लिए जाते थे सर। यही चीज़ अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में करोगे तो उसके 3,000 भी लिए जाएंगे, है ना। तो अब मैं ये देख रहा था कि साला 30 रुपए की चीज़ के 3,000 रुपये आप किस मुंह से मांग रहे हो। तो मुझे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी वो। और दूसरा ये भी था कि आप हॉस्पिटल में सुबह सुबह प्रैक्टिस के लिए जा रहे हो, बहुत अच्छे मन से जा रहे हो, वहाँ किसी की डेथ हो गई, साइड वाले वार्ड में लोग रो रहे हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से,
तो उन सब चीज़ों से आंखें मूंद लेनी पड़ती हैं इस प्रोफेशन में। वो बिल्कुल। मेरे से हो नहीं रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था। मैंने कोशिश बहुत करी साल भर इंटर्नशिप में, बट हो नहीं पा रहा था। तो मैंने मम्मी को बिठाया, मम्मी को मैंने ये सारी बातें समझाई और फिर मैंने मम्मी से पूछा, मैंने कहा बताओ क्या चाहते हो। तो अब मम्मी ने फ़ोन करके पूछा, तो मामी यूपीसीएल में है, गवर्नमेंट जॉब है उनकी, बहुत अर्ली एज में लगी, 23-24 साल की थी वो तभी लग गई थी। तो मामी से पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। तो मामी ने कहा देखो दीदी, मुझे नौकरी करते हुए जो है वो 5-6 साल हो गए हैं, मुझे 50,000 अभी भी नहीं मिलते। अगर कोई बहुत शुरू में 50,000 दे रहा है, बहुत अच्छी नौकरी, आप भेज दो। तो सर ऐसे जो है वो हम डॉक्टर बने हुए जो है कोचिंग में हम पहुंच गए, एक प्रोफेशनल कोचिंग में पहुंच जिस आकाश का आप लोग सब नाम सुनते हैं, उस आकाश में सर का एक ज्वाइनिंग हो गई थी। पहले तो 20 दिन की ट्रेनिंग थी दिल्ली जी। जनकपुरी सेंटर पे ट्रेनिंग हुई थी। ट्रेनिंग के बाद सर हमको वडोदरा सेंटर मिला, गुजरात। वडोदरा में हमारे एक ताऊजी रहते थे, तो वो हमेशा कहा करते थे कि भाई बेटा आना, घर आना। तो अब पापा को भी लगा कि यार ठीक है कोई तो जाएगा उनके पास, तो हमको वडोदरा भेज दिया गया। तो फिर आपने आकाश में कितने टाइम पढ़ाया? मतलब मैंने सर 4 साल पढ़ाया, 2018 से 2022 तक। लॉकडाउन उसी दौरान आया था और लॉकडाउन में हम आकाश में ही थे और आकाश वालों ने हमारा कोई पेमेंट नहीं रोका, लॉकडाउन में हमको पूरा पेमेंट दिया। अब 2022 में आके क्योंकि हम मार्केट को समझ चुके थे, बच्चे भी नहीं रहे थे, अब तो मैच्योर हो गए थे, तो ये समझ में आ गया कि आकाश में हम अंडर पेड एंड ओवर बर्डन्ड हैं। तो अब तलाश हुई एक नई नौकरी की, क्योंकि 2020 लॉकडाउन के बाद 21 में फिर कुछ समय लॉकडाउन रहा, तो मार्केट बिल्कुल ठंडा हो गया। धीरे धीरे मार्केट भी उठ रहा था कुछ 2022 में। तो उस समय फिर नौकरी की तलाश हुई, तो मुझे एक जॉब ऑफर हुई नारायणा से। वो मुझे एग्जैक्टली डबल पैसा दे रहे थे, इवन डबल से भी ज़्यादा दे रहे थे। तो मैंने नारायणा ज्वाइन करने की सोच ली। मार्च में ज्वाइनिंग थी, मैंने बैग भरा, उन्होंने मुझे लुधियाना सेंटर दिया। अब लुधियाना पहुंचे, वहाँ 4 ही बच्चे थे, 2 जेई में 2 नीट में। तो मुझे लगा कि यार पता नहीं क्या है, सैलरी देंगे नहीं देंगे, बंद ना हो जाए। अच्छा बिल्कुल। तो उससे डर के मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने उनको मेल कर दिया कि भाई मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ से फिर से कॉल आया, उन्होंने समझाया कि सर हम बहुत ही इस्टेब्लिश सिस्टम है, आपकी सैलरी नहीं रुकने देंगे। मैंने कहा सर सैलरी का मतलब नहीं है, मैंने कहा मैं प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ, मैं यहाँ आया हूँ शौक के लिए, मुझे पढ़ाने में मजा आता है। अब मुझे बच्चे ही नहीं दिखेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा किसको। तो उन्होंने कहा अच्छा आपको बच्चे चाहिए। मैंने कहा हाँ, तो आप सूरत चले जाओ। सूरत बहुत अच्छा सेंटर, इस्टेब्लिश सेंटर नारायणा का है, वडोदरा से पास भी था। तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जो सर थे डायरेक्टर, उनको बोला कि सर मेरी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज़ करवा लो। तो उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंटेंट ये कराते हैं, अकाउंटेंट तो छुट्टी पे हैं। अब मैं उनसे बार बार कहता रहा, मैंने कहा सर फॉर्मेलिटी करवा लो, क्योंकि मैं अभी भी इस असमंजस में था कि मैं ज्वाइन करूं या ना करूं। जब नारायण में मैं एक सर से पूछा कि सैलरी का क्या सिस्टम है, तो उन्होंने कहा सर वैसे तो 2 तारीख को आ जाती है, लेकिन कभी कभी लेट भी हो जाती है। तो ये ऑर्डर था। उनके अकाउंटेंट आए नहीं, मेरा मन बदल गया, तो मैंने नारायणा ज्वाइन नहीं किया। फिर दोबारा कोशिशें करी, तो मैंने वीएमसी ज्वाइन किया 2022 जून में, विद्या मंदिर क्लासेस दिल्ली। तो मैं वहाँ से जो है विद्या मंदिर क्लासेस शिफ्ट हो गया जून में। यहाँ उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जितने नारायणा वाले दे रहे थे, बट ये था कि हाँ दिल्ली रहेंगे। आकाश के कंपैरिजन में तो ज्यादा होंगे, आकाश के कंपैरिजन में तो ज्यादा थे। हाँ, आकाश से तो 1.5 गुना सैलरी थी लगभग, लेकिन उतनी नहीं थी जितनी नारायणा में मिल रही थी। बट ये था कि हाँ घर के पास है। एक स्ट्रेस ये भी था कि बहुत टाइम हो गया था घर से दूर रहते रहते। मैं जीवन भर काम कर सकता था सर, बट वीएमसी के साथ दिक्कत क्या हुई, उन्होंने भी मुझे 2 सेंटर्स पे दौड़ाया। तो ये लगने लगा साला किस्मत में ही है दौड़ना। अब 2 सेंटर थे, एक दिल्ली आनंद विहार का, एक गाजियाबाद का सेंटर। अब गाजियाबाद वाले सेंटर्स पे जो थे वो हमारे SIPs होते थे, स्कूल में जाके पढ़ाना था, स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। जी। अब भागते भागते थक गए, तो फिर जयपुर में से मेरे पास ऑफर आया। हमारे साथ एक टीचर थी आकाश में वडोदरा, वो जयपुर में पढ़ाती थी। मैम ने स्टेटस डाला, मैंने स्टेटस देखा, तो मैंने ऐसे ही उनको मजाक में कह दिया, मैंने कहा मैं आ जाऊँ क्या, आप रख लोगे वैकेंसी? उन्होंने कहा हाँ आप अपना CV भेजो। मैंने उनको CV भेज दिया। CV भेजा, उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। तो नेक्स्ट डे वहाँ से सर का फ़ोन आ गया, जो श्याम जी गोस्वामी सर वहाँ के डायरेक्टर थे, एम4 इंस्टीट्यूट नाम था उसका। तो उनका कॉल आ गया, उन्होंने कहा पंकज सर आप आ जाएं, एक बार मिल के जाएं। मैंने सर प्रोसीजर क्या है? कि प्रोसीजर बाद में देख लेंगे, आप एक बार आ तो जाओ, मिल लो पहले। तो मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मैंने अपनी वाइफ की तरफ देखा, उसने कहा हाँ चले जाओ। तो मैंने कहा सर ठीक है, मैं कल शाम तक पहुँचता हूँ और परसों प्रोसेस कर लेंगे। 5 मई को
दिल्ली छोड़ के जयपुर ज्वाइन कर लिया। यहाँ से रेवाड़ी आने का ये रहा कि कभी जीवन में नहीं सोचा था रेवाड़ी। अरविंद भाई जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने पतंजलि में जॉब शुरू करी, तो वो रेवाड़ी में काम करते थे। रेवाड़ी से वही ऋषभ जो मेरा दोस्त मेरे साथ फ्लैट में रहा करता, अच्छा वहाँ जब फिजिक्स की वैकेंसी आई तो मैंने ऋषभ को भी वहीं पे बुला लिया कि भाई यहीं आ जाओ तुम भी जयपुर यार, साथ में काम करेंगे। तो दोनों वहीं हम काम करते थे। तो ऋषभ ने मुझसे कहा यार मेरे जीजू वहाँ पढ़ाते हैं, वहाँ केमिस्ट्री की वैकेंसी है और वो पूछ रहे हैं कि आप जाना चाहोगे क्या। मैंने कहा तुम क्या कहते हो, जाना चाहिए क्या? उन्होंने कहा मत जाओ। मैं कहा क्यों? तो कह रहे यार देख क्या है कि वहाँ पे ना कैश का सिस्टम है। अच्छा हमने कभी किसी कोचिंग में ना कैश सिस्टम वाली में काम नहीं किया, हम हर जगह एज एम्प्लॉय जाते थे, हमारी सैलरी अकाउंट में आती थी। आकाश में भी यही था, वीएमसी में भी यही था, M4 में भी यही था। M4 तो पूरा आकाश का ही सिस्टम था, तो वो आकाश जैसा ही था, तो हमको कोई डिफरेंस नजर भी नहीं आया। लेकिन यहाँ ये सिस्टम था कि आधा आपको कैश मिलेगा, आधा आपको अकाउंट में मिलेगा, तो कि भाई देख लो। तो भाई मैं घर गया, मेरे पास यहाँ से फ़ोन गया रेवाड़ी से, अरुण गुप्ता सर हैं जो मैनेजमेंट संभालते हैं वहाँ पे, उनका फ़ोन आया। तो उन्होंने पूछा सर आपका नंबर मिला है, केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट, आप आना चाहेंगे? तो मैंने उनको सीधे मना कर दिया, नहीं सर मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने कहा अरे रुको तो सही, बात तो सुन लो पहले। मैं कहा नहीं सर मुझे आना ही नहीं है। तो वो कहते हैं क्यों भाई, दिक्कत क्या है? आप मैंने सर घर के तो पास रहूँगा। सर सीधी सी बात है सर, मैंने ना कभी कैश वाले सिस्टम में काम नहीं किया। तो उन्होंने कहा यही दिक्कत है ना? मैंने कहा हाँ। कि कोई नहीं, आप कहो अकाउंट में डालनी है, हम अकाउंट में डाल देंगे आपकी पूरी सैलरी। बट अकाउंट के साथ ये दिक्कत है कि उसमें टैक्सेशन जो है वो थोड़ा आपका भी ज़्यादा होगा, थोड़ा हमारा भी ज़्यादा होगा। तो हम अकाउंट में डाल देंगे। मैंने कहा सर ठीक है अकाउंट में डाल देना, टैक्स की कोई दिक्कत नहीं, मैं भर लूँगा। तो कहते हैं ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे लाइफ की जर्नी थी जिसमें हम डॉक्टरी करते करते जो है वो टीचर बन गए। और बीच में जो है मेनली आकाश में तो हमने नीट वाले बच्चों को ही पढ़ाया, उसके बाद फिर वीएमसी में इंजीनियरिंग और नीट दोनों को पढ़ाया। अभी भी मैं इंजीनियरिंग और नीट दोनों की क्लासेस लेता हूँ। और यही है कि मैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस चीज़ की पढ़ाई करो उसी में नौकरी चाहिए, तो सबसे पहले तो भाई कोई भी पढ़ाई नौकरी के लिए करना बंद करो। हम जो बेरोजगारी वाली चीज़ फेस करते हैं वो कई बार इसीलिए होती है कि अगर आप किसी पेरेंट से पूछो कि आप अपने बच्चे को आईआईटी में क्यों भेजना चाहते हो, तो वो सीधा कहेगा जी वहाँ से करोड़ों का पैकेज। यस। अब ये जो करोड़ों का पैकेज है ना सर, ये एक वो चीज़ है जो अंधे कुएं में हर आदमी को धकेलती जा रही है। पढ़ाई पैकेज के लिए नहीं होती, पैकेज तब आता है जब आपके अंदर उस चीज़ को लेके स्किल होती है। अब अगर कोई बच्चा एमएससी कर रहा है, और मैक्सिमम एमएससी वाले बच्चे ऐसे हैं कि मैं उनको कहूँ कि भाई अगर आपने मैथ्स में एमएससी करी है, आप 11th वाले को मैथ्स पढ़ा दोगे क्या? तो मुझे लगता है शायद 60% लोग ये कहेंगे कि नहीं हम नहीं पढ़ा सकते, है ना। उन पे 11th के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे ट्रिग्नोमेट्री के, उन पे 11th के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के। तो इसका मतलब क्या है कि वो जिस चीज़ में पढ़ रहे हैं वो उसमें स्किल्ड नहीं है। आपको स्किल्ड होना ज़रूरी है, आपको वो चीज़ आनी चाहिए जो आपने कर ली है। 11वीं पास करने का मतलब है कि आपको 11वीं की हर चीज़ आती है, तभी आपको 12वीं में भेजा गया है। थोड़ा सा सिस्टम के साथ दिक्कत है कि वो हर बच्चे को पास कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती हैं। बाकी अगर आप पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पैकेज के लिए मत करो, पढ़ाई सीखने के लिए करो, है ना। वही जो 3 इडियट्स में बात कही गई थी ना कि कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो। काबिल बनोगे तो कामयाबी खुद आएगी। तो आपको काबिल बनना है, और पैकेज के लिए मतलब सिर्फ इसलिए पढ़ाई नहीं करनी कि हाँ पैकेज, पढ़ाई इसलिए करनी है हाँ आईआईटी में जाना है, क्योंकि हमको जो कोर्स करना है वो सबसे बढ़िया आईआईटी में होता है। हमको एक्सपोजर अच्छा मिलेगा, हम 10 चीज़ें नहीं सीखेंगे, ये एटीट्यूड होना चाहिए। हमको एम्स में जाना है क्योंकि हमको वहाँ पेशेंट्स ज़्यादा मिलते हैं, ज़्यादा वैरायटी के मिलते हैं, हम ज़्यादा सीखेंगे। और अगर हम मेडिकल की बात करें, बीइंग अ डॉक्टर और बीइंग अ टीचर हु प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द नीट एग्जाम, मैं ये कहूँगा कि मेडिकल फील्ड जो है ना वो स्किल का काम है। वो जो है ना पढ़ाई रट के और आप जो है 10 दवाइयों के नाम याद करके 10 सिम्टम किसी बीमारी के देख के आप नहीं कर सकते हो। आपको बाय द पैसेज ऑफ टाइम आप ग्रो करोगे, आप सीखोगे, आप सिम्टम्स को इंटरप्रेट करना शुरू करोगे। क्लासिकल सिम्टम हर डिजीज में नहीं आते हैं, लेकिन
आपको इंटरप्रेट करना ज़रूरी है कि भाई हाँ ये सिम्टम है तो हम इसको इस तरह से डायग्नोस करें, ये स्किल है। दूसरा, अगर एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक सर्जन हो और आपको किसी की गॉल ब्लैडर सर्जरी करनी है, तो आजकल तो ओपन सर्जरी तो नहीं होती है, बट फिर भी डॉक्टर ने आपको एनेस्थीसिया दिया और आपको टेबल पे लिटा दिया। अब आप कंप्लीटली डॉक्टर के सुपुर्द हो कि वो आपके साथ क्या करता है। अब सबसे पहले तो एक मरीज को इस चीज़ के लिए कन्विंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हाँ, आप अगर मेरे पास आ रहे हो तो आप मेरे हाथों में सेफ हो। ये स्किल होनी चाहिए जी। हम डॉक्टरी में बात करते हैं कि भाई 2 डॉक्टर बैठे हैं, बाजू बाजू में उनके क्लिनिक है, और लोग ये बात करते हैं कि इसकी दवाई मुझे लग जाती है, इसकी दवाई नहीं लगती। दवाई दोनों सेम दे रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिसकी दवाई आपको लग रही है उसकी बात पे आपको भरोसा है कि ये दे रहा है तो यार ये सही दे रहा होगा। तो ये स्किल है, आपको ये कम्युनिकेशन स्किल, आपको सिम्टम्स देख के डायग्नोसिस बनाने की स्किल, ये डेवलप करनी है। आप इनको डेवलप कर लोगे, और जितनी किताबों में लिखा है वो पढ़ना भी पड़ेगा। अच्छा, नीट वालों के लिए या जो कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक सजेशन ये है मेरे एक्सपीरियंस से कि आज जो जनरेशन है उसको हर चीज़ बहुत जल्दी और बहुत रेडीली कुक्ड चाहिए। उनको हार्ड वर्क नहीं करना, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क के ज़माने के हैं। प्रिपरेशन का कोई स्मार्ट वर्क नहीं है। जितना टाइम लगता है जिस टॉपिक को उससे उतना लगेगा, उतना टाइम लगेगा। जितनी प्रैक्टिस वो मांगता है उतनी प्रैक्टिस जो है आपको देनी पड़ेगी। उसको नहीं दोगे आपका टॉपिक वीक रहेगा, आप नहीं कर पाओगे। फिर जब नहीं होता है तो बच्चे अलग अलग एक्सक्यूजेस देते हैं कि जी हमारे टीचर खराब थे, हमको समझ नहीं आया। मैं हर बच्चे को एक ही चीज़ कहता हूँ, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वो है कंसिस्टेंसी एंड रेगुलर स्टडी। अगर आप जो टॉपिक आज पढ़ाया जा रहा है उसको आज पढ़ के उसके 10 सवाल 20 सवाल जो आपको मिल रहे हैं वो आज ही कर लेते हो, तो यू नीड नॉट टू बी वरी कि आप कर लोगे। मैं यहाँ से इस चीज़ को 100% श्योरिटी से कह सकता हूँ कि ईमानदारी से बच्चा अगर जो स्कूल में पढ़ाई जाने वाली साइड बुक्स हैं उनको भी प्रॉपरली सॉल्व कर लेगा। जैसे अगर जेई का बच्चा है तो मैथ्स के लिए आर डी शर्मा वो पूरी सॉल्व कर ले, फिजिक्स के लिए कोई भी साइड बुक सॉल्व कर ले, एचसी वर्मा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि आप बेसिक किताब भी कर लेते हो, क्योंकि एचसी वर्मा एक इतनी बेहतरीन और इतनी बढ़िया किताब है कि उसके क्वेश्चंस हर किताब में तुमको एक दो मिल जाएंगे। तो अगर तुम एचसी वर्मा नहीं भी करते तो स्कूल की साइड बुक भी पूरी सॉल्व कर लो। केमिस्ट्री के लिए भी कोई भी साइड बुक उठा लो, बट साइड बुक्स में थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं, तो आप ऐसे टीचर को पकड़ो, ऐसे टीचर से पढ़ो जो आपको उन मिस्टेक्स के बारे में बता सके। अगर उनको भी तुम पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हो तो तुम आराम से मेंस के पेपर में एक इज्जतदार स्कोर ला सकते हो, जिससे आपको एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। लेकिन पढ़ना आपको है, हवा में कुछ नहीं होता। तो देखिए, इस पूरे पॉडकास्ट में हमारा जो फोकस था वो इस चीज़ पे रहा है कि पढ़ाई करेंगे तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। नीट, जेईई, आप कोई सा भी एग्जाम निकालते हैं तो पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी तरह के एग्जाम को निकालने का। पढ़ाई आपको खुद करनी पड़ेगी, और आप जिस फील्ड में हो जरूरी नहीं है कि आपका करियर भी उसी फील्ड में बने, लेकिन कोशिश करें कि आप जिस फील्ड में हैं आप उसी फील्ड से जुड़ी हुई स्किल डेवलप करें, ताकि आपकी जो थ्योरेटिकल नॉलेज है और प्रैक्टिकल नॉलेज है दोनों मैच हो सकें और आप ज़्यादा तरक्की कर सकें। अगर आपके पास कोई और स्किल्स नहीं है तो सर के पास तो एक स्किल थी टीचिंग की, इसलिए सर ने भले ही बीएमएस से उतना एडवांटेज नहीं लिया जितना टीचिंग से लिया, लेकिन अब कुल मिला के वो होता है ना, ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल। तो अब ये है कि सर खुश हैं, आप लोगों को खुश कैसे होना है वो आप लोग डिसाइड करेंगे। हमने सर को बुलाया ताकि सर अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो आपके साथ में शेयर कर सकें। सर ने बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ शेयर किया। अब आप लोग देखिए कैसे कैसे इनकी बातों को समझते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर किसी को बुलाएंगे और देखते हैं कौन अपने नए नए तजुर्बों के साथ आपको गाइड करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। थैंक यू, नमस्कार।